हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का वे टू एक्सेलेंसी में स्वागत है। दोस्तों, फ्रैड की सीरीज के ये आखिरी टर्म्स हैं जिसको हम लोग आज विस्तार से समझेंगे। जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई थी उनमें ये फोर्थ क्लासिफिकेशन का पहलू है, डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, अर्थात व्यक्तित्व के गत्यात्मक पहलू। सबसे पहला लेते हैं इसमें मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, आप समझते हैं इस चीज को। प्राय संवेगों को मूल प्रवृत्ति कहा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के पीछे कोई न कोई संवेग होता है, या यूं कहें संवेग का व्यवहारिक रूप ही मूल प्रवृत्ति होता है। मूल प्रवृत्तियों की चर्चा मैकडूगल ने विस्तार से की है। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 14 तरह के संवेग और मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। फ्रैड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। पहला लाइफ इंस्टिंक्ट, जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसे इरोज भी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इरोज पूछा जाता है कि इरोज का संबंध किस प्रकार के इंस्टिंक्ट से संबंधित है। इरोज दोस्तों, यह जीवन की सभी रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव कार्यों में पाई जाती है, इसलिए लाइफ इंस्टिंक्ट जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, रचनात्मक होता है। यह प्रेम मूलक भी होता है। वासनात्मक संवेगों से इसका जन्म होता है। किसका? लाइफ इंस्टिंक्ट का। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इंस्टिंक्ट सेक्स इंस्टिंक्ट कौन सा? यह जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान के लिए प्रेरित करती है। कौन? लाइफ इंस्टिंक्ट जो रचनात्मक होती है, ये जीवन की मूल प्रवृत्तियों या मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है दोस्तों डेथ इंस्टिंक्ट, इसे थोनैटोस भी कहा जाता है। यह विध्वंसात्मक यानी डिस्ट्रक्टिव होता है। कैसा होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है। आक्रमण, क्रोध और घृणा से भरा होता है डेथ इंस्टिंक्ट। दोस्तों, खास बात यह है कि जरूरी नहीं कि जिसमें प्रेम है उसमें घृणा या क्रोध न हो। जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी आती है या हो सकती है जब प्रेमी प्रेमिका से घृणा या नफरत करने लगता है। क्रोध में कभी कभी प्रेमी को अधर्म करने का भी मार्ग दिखाई देने लगता है, वो अधर्म करते हुए भी देखा जाता है। यह भी हो सकता है कि एक डाकू क्रोध, नफरत छोड़कर धर्म के रास्ते पर आ जाए, क्योंकि वह भी प्रेम, दया, करुणा अपने हृदय में रखता है। तो दोस्तों, दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं एंजाइटी यानी चिंता। ये हम जो ये इस पहलू की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये ईगो से रिलेटेड है। ईगो जब द्वंद्व में इड और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तब उसके मन में ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, जिसको कम करने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है। दोस्तों, एंजाइटी जो होता है वो भावात्मक होता है, दुखद होता है। यह ईगो को खतरे से अलर्ट करता है। एंजाइटी क्या करता है? ईगो को खतरे से अलर्ट करता है। चिंता जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने? एक रियलिटी प्रिंसिपल, वास्तविक चिंता, दूसरा नैतिक चिंता, मोरालिटी प्रिंसिपल, और तीसरा न्यूरोटिक, तांत्रिकात्मक एंजाइटी। तो तीसरा एस्पेक्ट लेते हैं, पहलू लेते हैं नार्सिस, जिसे नार्सिज्म भी कहा जाता है। नार्सिस जिसका अर्थ होता है स्वप्रेम, ऑटो लव या सेल्फ लव। अब लेते हैं चौथा एस्पेक्ट जो है डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा युक्तियां। फ्रैड की पुत्री अन्ना फ्रैड ने इस रक्षा युक्ति को ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहकर पुकारा है। कुल बहुत सारी तरह की मैकेनिज्म हैं जो खास हैं, जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं मैकेनिज्म का हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला मैकेनिज्म है रेशनलाइजेशन अर्थात युक्तिकरण। इसका अर्थ है बहाने बनाना या वास्तविकता से अलग होना। जैसे
परीक्षा में कम अंक आने पर उसका कारण हॉस्टल के वातावरण को देना कि पढ़ाई लिखाई का वहां माहौल नहीं था। इसका एक अन्य उदाहरण ये भी है दोस्तों, आपने सुना होगा लोमड़ी और अंगूर की कहानी। अंत में जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलता है तो क्या कहती है, अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे हैं का जो कॉन्सेप्ट है वो रेशनलाइजेशन में आता है। दूसरा है दोस्तों प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण, अपनी कमियां या कमजोरियों को दूसरों पर आरोपित करना, जैसे परीक्षा में फेल होने पर शिक्षक या स्कूल को जिम्मेदार ठहराना। तीसरा एस्पेक्ट है, तीसरा टाइप है इसका रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे लौटना, अर्थात एक परिपक्व व्यक्ति का बच्चे जैसा व्यवहार करना। कैसा, जब वो बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता है हालांकि वो परिपक्व है। कभी कभी क्या होता है, प्रौढ़ व्यक्ति भी कुछ पाने के लिए बच्चों जैसी जिद करने लगता है, उसके जैसा वो बच्चों के जैसा आंसू बहाने लगता है। वो समझता है जैसे हमने बचपन में आंसू बहा कर जिद करके कुछ पा लिया करते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोना भी इसी की कैटेगरी में आता है। चौथा है कन्वर्सेशन यानी रूपांतरण। कभी कभी दमित इच्छाएं या दमित इच्छा शारीरिक रोग का कारण भी बन जाती है। जैसे कभी कभी इंसान दुख या कष्ट से बचने के लिए बार बार सोचता है कि काश मैं बीमार हो जाता, काश मैं बीमार हो जाता, और वह सच में बीमार पड़ जाता है। तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं, रूपांतरण, कन्वर्सेशन। पांचवा है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, अपने आक्रामक भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित करना। जैसे बॉस द्वारा किसी कर्मचारी पर गुस्सा किए करने पर वह कर्मचारी उस समय कुछ कर तो सकता नहीं, तो वो क्या करता है, अपने मन की भड़ास, अपने मन का गुस्सा अपने अधीनस्थ कर्मचारी या चपरासी या घर जाकर बीवी या बच्चों पर उतार देता है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति। एक क्षेत्र की असफलता की पूर्ति दूसरे क्षेत्र में सफल होकर करना, इसे क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति। जैसे अंधा व्यक्ति अंधेपन की पूर्ति वह अच्छा गायक बनकर कर सकता है। पढ़ाई में कमजोर होने के बाद भी सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर बन जाते हैं। इस तरह उनकी पढ़ाई की क्षति या उसकी कमी या उसकी असफलता की पूर्ति हो जाती है। सेवंथ है दोस्तों डिनायल यानी नकारना। जो कुछ भी हमारी समझ से परे हो या हमारे लिए दुखद या कष्टप्रद हो उसे सिरे से नकार देना या उसके अस्तित्व से ही नकार देना। जैसे दुखद बातों को सुनकर या नापसंद बातों को सुनकर अनसुना कर देना या ऐसे व्यवहार करना जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, इसे क्या कहते हैं, नकारना, डिनायल। कभी कभी इसका प्रयोग हम या आम लोग अपने प्रियजन की बीमारी को सुनकर उसकी मृत्यु पर भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अरे फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था, कब हुआ ऐसा। इस तरह की अनभिज्ञता जाहिर करना। नेक्स्ट है दोस्तों रिएक्शन फॉर्मेशन यानी प्रतिक्रिया निर्माण। रिएक्शन फॉर्मेशन प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करना चाहिए आपको। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दमित इच्छाओं को ईगो में दोबारा आने से रोकना। दमित इच्छाओं को ईगो क्या करता है, दमित इच्छाओं को ईगो दोबारा आने से रोकता है। जैसे माना कोई व्यक्ति जीवन भर पिता से घृणा करता रहा हो, परंतु उसकी मृत्यु के बाद बरसी पर, तेरहवीं पर, श्राद्ध पर, हवन के समय वह घृणा नहीं करता। अक्सर हम कहते हैं फला व्यक्ति बहुत बुरा है,
लेकिन उसकी मृत्यु पर हमारे सोच, हमारे आइडियाज बदल जाते हैं। हम कहते हैं वो आदमी दिल का बुरा नहीं था। इसी तरह नेक्स्ट है दोस्तों डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न। डे ड्रीमिंग क्या होता है? ऐसा खास तौर पर किशोरावस्था में होता है। इसका अर्थ है ख्याली पुलाव या हवाई किले बनाना। यानी जब इच्छाएं वास्तविक रूप से पूरी नहीं होती हैं तो काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसकी पूर्ति कर लिया जाता है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दमन यानी रिप्रेशन। दमन क्या है? चेतना में उत्पन्न कोई भी बात जो पीड़ादायक हो, कष्टदायक हो या अनैतिक हो, या तो उसे प्रकट कर दिया जाता है। जब भी कोई पीड़ादायक बात होती है, कष्टदायक बात होती है, दुखद बात होती है, कोई घृणित विचार भी होता है, अगर हम उसे कह देते हैं तो वो बात ठीक है। यदि नहीं कह पाते तो उसका दमन कर दिया जाता है, और दमन करते ही वो सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? अचेतन मन में। नेक्स्ट है सप्रेशन, शमन। इसका उल्टा होता है। इसमें कष्टदायक या पीड़ादायक विचारों को जानबूझकर अचेतन में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सब्लिमेशन, मार्गांतीकरण। क्या होता है मार्गांतीकरण? जिसका दिशा दिखाना, मार्गांतीकरण यानी दिशा दिखाना, असामाजिक इच्छाओं को सामाजिक मार्ग पर ले जाना। जैसे प्रेमिका को प्राप्त करने में असफल व्यक्ति अच्छा चित्रकार बन सकता है, अच्छा व्यापारी बन सकता है, अच्छा अभिनेता बन सकता है, अच्छा गीतकार बन सकता है, कवि बन सकता है। ये सारी चीजें बन सकता है जो कि सकारात्मक है। इसी तरह तुलसीदास पत्नी से डांट खाकर राम भक्त बन गए, एक अच्छा कवि, एक अच्छा साहित्यकार बने। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्यकरण। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन? एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का अनुकरण करना या दूसरे व्यक्ति जैसा व्यवहार करना। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी हीरो के जैसा चलना, उसके जैसी बातें करना, उसके जैसे कपड़े पहनना, उसके जैसा हेयर स्टाइल रखना, उसके जैसा हाव भाव प्रकट करना आदि आइडेंटिफिकेशन के उदाहरण हैं। लेकिन दोस्तों एक लिमिट तक आइडेंटिफिकेशन सही है। एक लिमिट से ज़्यादा एक्सट्रीम होने पर यह मानसिक रोग का कारण भी बन जाता है। तो दोस्तों ये था डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। गुड लक।